भावनाओं की रौ में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। नैना के प्यार में दीवाने हुए अभय ने भी ऐसा ही एक निर्णय किया, उससे शादी करने का। लेकिन महत्वाकांक्षी नैना ने उसी अभय के निर्णय को इतनी बेदर्दी से ठुकरा दिया, जिसके लिए उसने अपना घर और घर वालों को छोड़ा था। कभी कभी जीवन की सच्चाइयां वर्षों के निर्णय को पल भर में बदल देती हैं। प्यार और भावनाओं के आवेश में किए गए वादे दौलत की चमक के आगे बेमानी जान पड़ते हैं, और इंसान को लगने लगता है कि उसके पाँव के नीचे का धरातल कितना कमजोर था, उसके विश्वास की बुनियाद कितनी खोखली थी। अपने विवाह के निमंत्रण पत्र को निहारते हुए ऐसे ना जाने कितने विचार अभय के मन को मथ रहे थे। उसकी यादों में वे लम्हे कौंध गए जब शाम के समय वह और नैना समुद्र के किनारे रेत पर जा बैठते थे। नैना बार बार रेत पर उसके नाम के साथ अपना नाम लिखती, जिसे समुद्र की लहरें आकर मिटा देती थी। तब वह उसकी बाहों को थाम स्नेहसिक्त स्वर में कहती, आज ये ना समझ लहरें भले ही तुम्हारे नाम के साथ लिखे मेरे नाम को मिटा डाले, लेकिन कल जब हम दोनों का विवाह हो जाएगा, तब तुम्हारे नाम के साथ मेरे नाम को कौन मिटा पाएगा। उन लम्हों को याद कर अभय के होठों पर एक झूठी सी मुस्कान तैर गई और वह अतीत की गहराइयों में उतरता चला गया। उस शाम लायंस क्लब में काव्य गोष्ठी का आयोजन था। कई बड़े बड़े कवि वहां आए हुए थे। साहित्य में रुचि होने के कारण अभय भी अक्सर ऐसे प्रोग्राम में जाया करता था। उस दिन एक 20-22 साल की युवती की काव्य रचना को काफी सराहा गया था। शब्दों का चयन और भावों की अभिव्यक्ति के बीच सुंदर तालमेल था। प्रोग्राम की समाप्ति पर वह उस लड़की के करीब पहुंचा और बोला, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। इतनी कम उम्र में विचारों में इतनी परिपक्वता कम ही देखने को मिलती है। नैना हंस दी तो वह एकटक उसे निहारता रह गया था। सच कहूं तो आपका नाम भी आपकी कविता की तरह दिल को ठंडक पहुंचाने वाला है, वह बोला। नैना खिलखिला पड़ी। उसकी खनकती हंसी ऐसी थी मानो जल तरंग बज उठी हो। उसकी सुंदर दंत पंक्तियों को देख लग रहा था मानो गुलाब की दो पंखड़ियों के बीच में आकाश से तारे उतरकर सिमट गए हो। अभय मंत्रमुग्ध सा उसे घूरता ही रह गया। उसे लगा नैना के रूप में विधाता ने स्वयं एक जीती जागती कविता की रचना लिख डाली थी। जैसे ही घर जाने के लिए नैना ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए, बादलों की गड़गड़ाहट ने बारिश की सूचना दे डाली। नैना घबराकर बोली, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ कार में बैठकर अपने घर चल सकती हैं, अभय ने कहा। पहले तो नैना के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे, फिर परिस्थिति की मजबूरी को समझते हुए उसने सहमति में सिर हिला दी। अभय नैना को उसके घर छोड़कर अपने घर लौट आया। अभय शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स सेठ ताराचंद का छोटा बेटा था। उससे बड़े दोनों भाई अमित और सुमित बीए तक पढ़ाई करके पिताजी के बिजनेस में उनका हाथ बटा रहे थे। लेकिन अभय की पढ़ने में रुचि अधिक थी, इसलिए वह अपने ही शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। शाम को वो अपनी शॉप पर चला जाता था। उस दिन भी अभय कुछ ग्राहकों को गहने दिखा रहा था। जब नैना अपनी माँ के साथ वहां आई, उसे देखकर वह खुश हो उठा। नैना भी उसे शॉप में देखकर हैरान रह गई थी। अरे तुम यहाँ, लगता है पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। अभय मुस्कुराया, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर उसकी माँ से बोला, हाँ तो बताइए आंटी, क्या दिखाऊं? बेटी के लिए हल्का सा हार चाहिए। अभी लीजिए। और इसी के साथ अभय ने वार्डरोब से कई डिब्बे निकालकर उनके सामने रख दिए। एक के बाद एक करके कई डिब्बे देखने के बाद एक सफेद मोतियों के हार पर नैना की नजर अटक गई। उसने उस हार को अपने गले में पहना और खुद को आईने में निहारते हुए अभय से पूछा, कैसा लग रहा है? प्रशंसात्मक नजरों से अभय ने नैना को देखा और बोला, आपके गले में पड़कर यह हार नहीं, जीत लग रहा है। हार से ज्यादा सुंदर तो आपकी बातें हैं। नैना बोली, क्या कीमत है इसकी? किसकी, हार की या मेरी जबान की? अभय हंसा, फिर बोला, 15,000 रुपए। नैना ने हार खरीद लिया। अभय ने अपने पिताजी से कहकर उसकी कीमत कुछ कम करवा दी। नैना उसके हाथ से रसीद लेते हुए बोली थी, लगता है तुम्हारा यहाँ अच्छा खासा रसूख है। अभय हंस दिया था। अगली शाम वह दुकान पर जब पहुंचा तो नैना को वहां पहले से ही आकर बैठे देखा। वह उसके पिताजी से पूछ रही थी, आपका वह अभय नाम का एम्प्लॉय आज नहीं आया? पिताजी पहले तो हंसे, फिर बोले, बेटी वह मेरा एम्प्लॉय नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा है। तभी नैना की नजर अभय पर पड़ी। उसने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा तो उसने अभिवादन में हल्का सा सिर झुका दिया। नैना को हार के साथ के टॉप्स चाहिए थे। अभय ने एक हफ्ते बाद उसे आने के लिए कहा, लेकिन 3 दिन में ही टॉप्स तैयार करवाकर वह उन्हें लेकर नैना के घर पहुंच गया। अभय को घर आया देख नैना बहुत खुश हुई और जल्दी से चाय बनाकर ले आई। वह मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता जल विभाग में क्लर्क थे। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटी बहन भी थी। चाय पीते हुए नैना ने पूछा था, अभय तुम इतने बड़े ज्वेलर्स के बेटे हो, घर का जमा जमाया बिजनेस है, फिर भला तुम्हें एमबीए करने की क्या सूझी? मुझे शुरू से ही पढ़ाई का शौक रहा है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती नैना, एक ना एक दिन काम आती ही है, उसने जवाब दिया। नैना ने कंधे उचकाए फिर लापरवाही से बोली, पता नहीं एमबीए तुम्हारे ज्वेलरी के बिजनेस में क्या काम देगा। मेरे विचार में तो पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़कर तुम्हें जल्द से जल्द अपने बिजनेस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। अभय खामोश रहा। वह बोली, क्या सोचने लगे? सोच रहा था कि अगली बार तुम्हारे घर किस बहाने से आऊंगा। उसकी बात पर वह खिलखिलाकर बोली, अभय अब तुम्हें मेरे घर आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जब भी दिल करे बेझिझक आ जाया करो। धीरे धीरे नैना अभय की अच्छी दोस्ती बन गई। दोनों की मुलाकातों पर सिलसिला बढ़ने लगा। दोस्ती के इस रिश्ते में कब प्यार की कोपलें फूटने लगी उसे पता ही नहीं चला। अक्सर वह और नैना सागर के किनारे जा बैठते थे। ऐसी ही एक सुनहरी शाम को अभय ने नैना का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा था, नैना मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर उसके गाल शर्म से लाल हो उठे थे। वह बोली थी, तुम इतने पैसे वाले बाप के बेटे हो,
तुमसे विवाह करने का सौभाग्य मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरे घर वाले तुरंत राजी हो जाएंगे। नैना का जवाब पाकर अभय का मन मयूर नाच उठा था, लेकिन साथ ही उसे यह चिंता भी थी कि पिताजी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। दूसरे भैया एक लड़की को चाहते थे, पर पिताजी ने उनकी एक ना सुनी और सुमित भाई का विवाह अपनी पसंद की लड़की से कर दिया। नैना के साथ उसके प्रेम की बात उनके कानों में पड़ेगी तब पता नहीं उन पर क्या प्रतिक्रिया हो। आखिर उसने सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया। अभय का MBA पूरा हो चुका था। अब वह पिताजी के साथ पूरी तरह उनके बिजनेस में बिजी हो गया। एक दिन उसके पिताजी ने काम के सिलसिले में उसे हिमाचल जाने के लिए कहा और बोले, देखो बेटे, हिमाचल में मेरे बचपन का दोस्त रमाकांत रहता है, तुम उन्हीं के घर ठहरना। रमाकांत का भी हिमाचल में ज्वेलरी का बिजनेस है। तुम अपने काम में उनकी मदद लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। हिमाचल पहुंचकर अभय को रमाकांत की कोठी तलाशने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। ड्राइंग रूम में अभय को बिठाकर उन्होंने आवाज लगाई, अरे शिखा बेटी, अभय आ गया है, चाय लेकर आओ। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा और ट्रे हाथ में लिए शिखा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। रमाकांत जी ने अभय से शिखा का परिचय कराया तो वह धीरे से हेलो बोली और नजरें नीची किए चाय बनाने लगी। दोनों को चाय देकर जब वह जाने को हुई तो रमाकांत बोले, शिखा बेटी, अभय हमारे घर 2-4 दिन रुकेगा। ये पहली बार हिमाचल आया है, इसे घुमाना तुम्हारा काम है। ठीक है पापा, आज शाम को मैं इन्हें हिमाचल की सबसे खूबसूरत पॉइंट पर लेकर जाऊंगी। नाश्ता करके अभय और रमाकांत काम के सिलसिले में बाहर चले गए। शाम को वो वापस लौटा तो शिखा तैयार खड़ी थी। दोनों कार से घूमने निकल पड़े। हिमाचल की खूबसूरत पर्वत और प्राकृतिक नज़ारे देखते ही बनते थे। शिखा व अभय दोनों वहीं पहाड़ पे एक सुंदर सी जगह में बैठ गए। अभय ने पूछा, शिखा आजकल तुम क्या कर रही हो? MA करने के साथ साथ मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ ताकि पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटा सकूं। शिखा बोली थी। और तुम क्या कर रहे हो? उसने अभय से पूछा। मैंने MBA किया है, अब पिताजी के बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ। MBA करके तुम कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, किसी कंपनी में अच्छी जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो। सलाह तुम अच्छी दे रही हो, लेकिन मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है जब पिताजी का जमा जमाया बिजनेस है। तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानती, पर अपने बारे में बता सकती हूँ कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कम से कम कुछ महीनों तक अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश जरूर करती। मुझे पता तो चलता कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। शिखा एक पल के लिए रुकी थी, फिर बोली, जीवन में अपनी अलग पहचान बनानी भी बहुत जरूरी है। संघर्ष करने से इंसान के जीवन में निखार आता है। पिताजी का बिजनेस तो कभी भी अपनाया जा सकता है। अभय शिखा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था। शाम हो चली थी। घर जाने के लिए दोनों उठ खड़े हुए। अभी अभय ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पत्थर पर पैर फिसल गया था। इससे पहले कि वह लड़खड़ाकर गिरता, शिखा ने उसे संभाल लिया था। दर्द की तीखी लहर उसके शरीर में दौड़ गई थी। लगता है पाँव में मोच आ गई है। अभय ने अपना पाँव मसलते हुए कहा। 1 मिनट ठहरो। शिखा तेजी से कार की ओर लपकी और वहां से दवा का डब्बा उठा लाई। दर्द की दवा पैर पर मलकर उसने क्रैम्प बैंडेज बांध दी। शिखा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। अभय उसके बराबर में जा बैठा और वह दक्षता से कार चलाती हुई उसे घर ले आई थी। 3 दिन हिमाचल में रुककर अभय अपने घर लौट आया। अपने दोस्त का हालचाल जानने के बाद पिताजी बोले, अभय शिखा तुम्हें कैसी लगी? पिताजी, शिखा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बुद्धिमान और साहसी। आजकल ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। मुझे पूरी आशा थी कि शिखा तुम्हें पसंद आएगी। पिताजी बोले, बेटे, मैं और रमाकांत तुम्हारा और शिखा का विवाह करना चाहते हैं। क्या पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभय ने हैरानी से माँ और पिताजी को बारी बारी से देखा। क्यों नहीं हो सकता? शिखा अच्छी लड़की है, घर अच्छा है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? पिताजी ने उसे घूरा। अभय की उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह उठकर अपने कमरे में आ गया। माँ अभय के कमरे में आई और उसके पास बैठकर प्यार से बोली, मुझे बता अभय, क्या बात है? क्या शिखा तुझे पसंद नहीं? उस दिन सब कुछ बताने का समय आ गया था। अभय ने माँ की तरफ देखा, हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में बोला, माँ मैं नैना से प्यार करता हूँ, यही सच है, और एक ना एक दिन आप सबको इस सच्चाई को स्वीकारना ही पड़ेगा। तू जानता है अभय, तेरे पिताजी यह बात कभी नहीं मानेंगे। उनके दिल में तेरी शादी को लेकर कितने अरमान हैं। क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उन्हें यह पता चलेगा? माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें सिमट आई। माँ, पिताजी के अरमानों के लिए क्या मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूं? मेरे लिए किसी को कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। अभय की माँ, पिताजी ने कमरे में आते हुए कहा और कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, देखो अभय, पिता होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। शादी कोई हंसी खेल नहीं है, जीवन भर का बंधन है। तुम्हारा भाई सुमित भी यह गलती करने जा रहा था, पर वक्त रहते वह संभल गया। देखो मैं कितनी अच्छी बहू लाया हूँ उसके लिए, आज वह कितना खुश है। भैया संभले नहीं थे, आपसे डर गए थे, इसलिए आपके आगे झुक गए, पर मैं झुकने वाला नहीं। अपने प्यार का बलिदान नहीं कर सकता मैं। अच्छा बताओ, तुम कितने दिन से नैना को जानते हो? अभय की ओर देख पिताजी व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, लगभग 6-7 महीने से, धीमे स्वर में अभय बोला। और मैंने शिखा को बचपन से बड़ा होते देखा है। 12 साल की थी वह जब उसकी माँ चल बसी थी, तभी से उसने अपने घर को संभाल लिया था। उसमें बहुत ठहराव है। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए अभय बोला, आप और माँ एक बार नैना को देख तो लीजिए पिताजी। नैना बहुत सुंदर है, उसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, जबकि आधुनिक परिवेश में पली बड़ी शिखा हमेशा जींस टॉप पहने रहती है। ऐसी लड़की हमारे घर में कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी? देखो अभय, किसी के पहनावे से उसके संस्कारों का पता नहीं चलता है। नैना एक साधारण परिवार की लड़की है। मैं दावे से नहीं कह रहा हूँ, पर इस बात की संभावना हो सकती है कि वह तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करती हो।
अपने पिताजी की बात पर अभय गुस्से से भड़नाकर बोला, आप समझते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, भावनाएं कुछ भी नहीं? आपको अपने पैसे पर इतना ही घमंड है तो मैं अभी यह घर छोड़कर चला जाता हूँ। आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। आपका पैसा और रुतबा न होने पर भी नैना मुझसे ही शादी करेगी, देख लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपनी बहू को घर लेकर आऊंगा, पिताजी बोले। अभय ने अपने कपड़े अटैची में रखे और माँ पिताजी के पाँव छू अटैची उठाकर घर से बाहर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी अजय का ख्याल आते ही वो ऑटो पकड़कर अजय के घर की ओर चल दिया। अजय को अभय ने सारी स्थिति बता दी तो वह बोला, घर से तो तू चला आया, अब करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। नैना को पाने के लिए अपनी अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। शाम को अभय कॉफी हाउस में नैना से मिला और सारे मामले के बारे में उसे बताया। घर से अलग होने की बात सुनकर नैना स्तब्ध रह गई। वह नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, अभय तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। घर में रहकर भी तो तुम पिताजी को मना सकते थे। पिताजी मानने वाले नहीं थे। फिर सुमित भैया के वक्त भी वो कहाँ माने थे? आखिरकार सुमित भाई को ही झुकना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार का भी वही हश्र हो, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। लेकिन अभय, मैं नहीं चाहती कि मेरे खातिर तुम अपने घर वालों को छोड़ो। लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे ना। जिसे जो कहना है कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ नैना, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर अब क्या करने का इरादा है? अब जॉब तलाश शुरू करूंगा, तुम टेंशन मत लेना नैना, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही अभय को एक कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी सैलरी भी अच्छी थी। कुछ दिन बाद अभय ने अजय के घर के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अब वो बहुत खुश था। उसका MBA करना सार्थक हो गया था। धीरे धीरे घर की जरूरत वस्तुएं जुटाने में 3-4 महीने बीत गए। एक रात वो अपने कमरे में बैठा टीवी पर पिक्चर देख रहा था। तभी बड़े भैया का फोन आया, अभय जल्दी से मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचो, माँ को हार्ट अटैक पड़ा है। अभय का दिल धक से रह गया। जल्दी से बाइक स्टार्ट करके वो हॉस्पिटल पहुंचा। घर के सभी सदस्य ICU के बाहर जमा थे। वो पिताजी के निकट चला आया। उसे देखकर उनकी आंखें भर आई। उनके हाथों को कसकर थाम अभय हृदय करने से बोला, हिम्मत रखिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। दर्द में भी तुम्हारी माँ बार बार तुम्हें ही याद कर रही थी। कहते हुए पिताजी फूट फूट कर रो पड़े थे। अभय ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला। 1 घंटे बाद डॉक्टर ICU से बाहर निकले। माँ अब खतरे से बाहर थी। सारी रात हमने आंखों में काट दी। सुबह नर्स ने आकर सूचना दी कि आप लोग माँ से मिल सकते हैं। पहले अभय और पिताजी माँ के पास गए। अभय को देख उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अपलक उसे देखती माँ ने धीमे स्वर में कहा, अभय बेटे तू घर लौटा, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहकर माँ घर आ गई। माँ और पिताजी के कहने पर अभय ने अपना फ्लैट छोड़ दिया और सामान लेकर घर वापस आ गया। नैना उन दिनों अपनी बुआ के पास गई हुई थी, इसलिए वह उसे कुछ भी न बता सका। एक शाम माँ और पिताजी के पास अभय लॉन में बैठा था तो पिताजी बोले, अभय तुम नैना से विवाह की बात कर लो, मैं और तुम्हारी माँ जल्द से जल्द उसके माँ बाप से मिलना चाहते हैं। अभय का दिल उमंग से भर उठा। 1 सप्ताह बाद नैना लौटी तो वह उससे मिलने पहुंचा। उस दिन वह गुलाबी साड़ी और सफेद मोतियों के हार में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में झांक कर अभय बोला था, नैना अब समय आ गया है कि तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ। बताओ मैं तुम्हारे घर वालों से कब बात करने आऊं? अभय ने उससे यह बात छिपा ली कि उसके घर वाले अब उसके विवाह के लिए राजी थे। उसने सोचा कि जब अचानक माँ और पिताजी को लेकर वह नैना के घर पहुंचेगा तब उसे कितनी प्रसन्नता मिलेगी। नैना कुछ क्षण खामोश रही, फिर बोली, पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बताओ दोगे? मांगो, क्या मांगती हो? कहो तो आसमान से चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूं। मुस्कुराते हुए अभय बोला, अभय मजाक मत करो, मैं गंभीर हूँ। अब वह भी गंभीर हो उठा। सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा था। अभय मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले तुम अपनी जॉब छोड़ दो और अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लो। लेकिन क्यों? अच्छी भली नौकरी है, क्या बुराई है इसमें? अभय ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बुराई कुछ भी नहीं, लेकिन सोचो कहाँ यह 40-50 हजार रुपए की छोटी सी जॉब और कहाँ तुम्हारे पिताजी का लाखों का बिजनेस। उसमें जो शान और इज्जत होगी वो तुम्हारी इस नौकरी में नहीं होगी। और कुछ? नैना का चेहरा गौर से देखते हुए अभय बोला, विवाह से पहले उस 2 कमरों के फ्लैट को छोड़कर अपनी कोठी में चले आओ, क्योंकि तुम्हारे घर से अलग रहने पर तुम्हारी इतनी बड़ी कोठी पर तुम्हारे दोनों भाइयों का कब्जा हो जाएगा। अच्छा हुआ नैना, शादी से पहले ही तुमने अपने मन की बात साफ कह दी। बुझे मन से अभय ने बोला, मेरी बात का बुरा मत मानना अभय, हर लड़की की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं। मैंने हमेशा अभाव में जीवन काटा है। बचपन से मेरी इच्छा थी कि किसी बहुत बड़े आदमी के बेटे से मेरा विवाह हो, मैं भी कारों में घूमूं, आलीशान कोठी में रहूं। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है तो तुम इसे व्यर्थ के आत्मसम्मान के चक्कर में पड़कर मत तोड़ो। नैना विनती करते हुए बोली। अभय चुपचाप उठकर वहां से चला आया और सीधे घर न जाकर सागर के किनारे रेत पर जा बैठा और आती जाती लहरों को देखने लगा। कितनी शामें उसने यहाँ नैना के साथ बिताई थी, भविष्य के कितने सतरंगी सपने संजोए थे, लेकिन आज उसे सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। रह रहकर शिखा की कही बातें उसके मन मस्तिष्क में गूंज रही थी। अपने बलबूते कुछ करने का प्रयास करो, थोड़ा सा भी कमाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हें सच्ची खुशी हासिल होगी। कितना फर्क था दोनों की सोच में। अब अभय को अपने जीवन का फैसला लेने में अधिक देर नहीं लगी। शांत मन से वह घर चला आया और माँ और पिताजी से बोला था, पिताजी मैं शिखा से विवाह करना चाहता हूँ। आश्चर्य से वे दोनों बेटे का चेहरा देखने लगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था पिताजी कि भावावेश में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। आपका अनुमान सही था। नैना मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती थी। अच्छा ही हुआ पिताजी जो आपने उस दिन मुझे घर से जाने दिया, अन्यथा मुझे नैना की भावनाओं का कभी पता नहीं चलता। जीवन का वह मोड़ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था।
उसी मोड़ पर आकर मैं भंवर में फंसने से बच गया। मेरे जीवन को सही दिशा मिली। अच्छी तरह सोच लो अभय, तुम्हें अपने निर्णय पर अफसोस तो नहीं होगा? पिताजी बोले। अब कैसा अफसोस पिताजी, मैं उस मृग तृष्णा से बाहर आ चुका हूँ। शिखा जैसे हीरे को छोड़ मैं पत्थर तराश रहा था। पिताजी उठे और हिमाचल फोन करके रमाकांत को यह खुशखबरी सुनाने चल दिए। माँ और भाभियाँ शादी की तैयारियों में जुट गई। सोचते सोचते अभय अतीत से वर्तमान में आ गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।